स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज ओपन द डिस्क्रिप्शन एंड क्लिक द फर्स्ट लिंक दैट विल टेक यू टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे कंप्यूटेड टोपोलॉजी टोपोग्राफिकल मैप के बारे में, यानी कि सीटी स्कैन के बारे में। सो कंप्यूटेड टोमोग्राफी मैप के बारे में बात करेंगे। तो समझिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि डॉक्टर को आपके अंदर देखना होता है, यानी कि कैंसर हो, ब्लड क्लॉट हो, इंजरीज हो, इंटरनल ब्लीडिंग हो, ये सब आपके अंदर होता है। तो ये अंदर हमें देखना है। अब आइडियली आप बिना खोले खाले देखना चाहते हैं आदमी को। अब जैसे मेरे केस में डॉक्टर के पास था कि भाई इसका स्पाइन में कुछ हुआ है, कैसे देखें, एमआरआई में डाल दिए। तो वैसे कई बार होता है कि आपको सीटी स्कैन में डाला जाता है कि बेसिकली बिना आपको खोले हुए, बिना आप में ड्रिल किए हुए, बिना आप में काटे छाटे आपके अंदर क्या हो रहा है वो देखना है। अब रहा बात कि आप बोलोगे ठीक है एक्सरे से क्यों नहीं कर लेते। तो जब भी आप एक्सरे इस तरह का दिखते हैं, ये सब समझिए बेसिकली एक टू डायमेंशनल प्रोजेक्शन है 3D का। 3D नहीं है ये, और इससे आप 3D बना भी नहीं सकते हैं। ये आगे हम मैथमेटिकली क्लियर करेंगे ऐसा क्यों नहीं हो सकता। लेकिन ये आप जब देख रहे हैं तो आपके लिए, हमको तो समझ में आ जा रहा क्या है, वो आपका एक्सपेक्टेशन, आपकी अंडरस्टैंडिंग, दिमाग इसमें वो डेटा दे रहा है कि अच्छा ये स्ट्रक्चर आगे है, ये स्ट्रक्चर पीछे है। वैसा है नहीं, मतलब ये सारा डेटा जो है एक एक्सिस में कंप्रेस कर दिया है। तो बेसिकली बीम जहां से आ रहा है एक्सरे में, वहां से उस एक्सिस पे सारा डेटा सिर्फ फ्लैट हो जाता है। मतलब कि मेरा अगर यहाँ से मान लीजिए मेरा एक्सरे मारा जा रहा है, ये जो चौड़ाई है ये पूरा एक फ्लैट कर दिया, तभी तो वो पेपर में अठा है। तो आपका पूरा 3D डेप्थ जो है फ्लैट हो जाता है। सिर्फ ये शैडो मैप देता है। क्या ये काम का है? ऑब्वियसली काम का है। ये एक्सरे, ये मतलब समझ लीजिए बोन्स के लिए बहुत अच्छा है। हमारी पूरी गाड़ी मेडिकल इंडस्ट्री का इसी से खुला है, ये समझना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा काम करता है बोन्स के लिए। लेकिन जहां पे आप टिश्यू में आते हैं, ये मतलब जैसे अगर आप कोशिश करेंगे कि मतलब ये देखने का, स्लिप डिस्क जैसा कोई चीज देखने का, नहीं उतना अच्छा से दिखेगा। ब्लड क्लॉट हो जाए या ट्यूमर हो जाए, वो सब बहुत बेयरली आपको कुछ समझ। ऑलमोस्ट डॉक्टर पूरी तरह से एक्सपीरियंस्ड हो उस चीज में, तो बोल सकते अच्छा अच्छा हाँ ये सिग्नेचर जो है ये थोड़ा सा लग रहा है वैसा है। दिखता नहीं है, डिटेल नहीं है, क्योंकि ये प्रोजेक्शन मैप है, और प्रोजेक्शन में डेप्थ जो है वो एकदम कंप्रेस कर दिया है। तो ये अंदर जरूर दिखाता है लेकिन 3D नहीं देता है। तो यही फायदा। तो हम लोग 2 बार लेके दिमाग से आप उसको कोशिश करते हैं अलाइन करने का, तो काम चलता है, लेकिन लिमिटेड है। हम लोग को कई कई बार खासतौर पर सॉफ्ट टिश्यू इश्यूज जितने होते हैं उसके लिए अंदर देखना है। तो उसको सॉल्व करने के लिए मैथ में आते हैं। तो मैथ में सबसे पहले आपके दिमाग में आता होगा जब यार मैंने फ्रंट एंड साइड ले लिया है तो इससे हम 3D क्यों नहीं निकाल सकते। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ऐसा करने की कोशिश करते हैं, आप पेंटिंग करने लगेंगे कि मैंने एक साइड में लगाया, दूसरी साइड में लगाया, मैं पेंट करते जा रहा हूँ। स्कल ऐसा ही होता है, तो उसके हिसाब से एडजस्ट कर लिए साइड के लिए। बेसिकली 3D आर्टिस्ट सारे वही करते हैं। तो वो आपको लगेगा कि वो हो जाएगा, लेकिन वो रियल नहीं है। डेटा मैथमेटिकली वहाँ नहीं है। आप जबरदस्ती का अपनी इमेजिनेशन से वहाँ पोत रहे हैं। तो ऑब्वियसली इसमें भी आपको कुछ नहीं दिखने वाला। ब्लड क्लॉट कहाँ है, कहाँ पे इश्यूज है, कहाँ पे इंटरनल में, कुछ नहीं दिखेगा। बस आप अपने हिसाब से पोतते जाएंगे। तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब आप एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, ठीक है, आप एक कोऑर्डिनेट लिए, दूसरा कोऑर्डिनेट लिए, और उसमें जब आप डेटा निकालेंगे तो उसमें एक वॉल्यूमेट्रिक पिक्सल आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 3D का मतलब बस वही होता है, वॉल्यूमेट्रिक पिक्सल। तो अभी के पिक्सल में जनरली आपका जब भी ये 2D में देखते हैं, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट पे डेटा है, लेकिन थर्ड कोऑर्डिनेट पे चाहिए ना, तो इसी को हम लोग वॉक्सल कहते हैं। तो आपने बोला एक साइड हम लगाते हैं, दूसरा लगाते हैं, तो प्रोजेक्ट करते हैं मैथमेटिकली, तो ऐसा आपका डेटा बनेगा। ठीक है, ये आपका एक साइड से प्रोजेक्ट है, ये दूसरी साइड से प्रोजेक्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे मैथमेटिक्स का एक प्रॉब्लम आएगा जिसे हम लोग कहते हैं इन्फिनिट सोल्यूशन प्रॉब्लम। तो ये क्या हो गया। अगर मैं आपको बोलता हूँ 5 नंबर, ठीक है, 5 5 कैसे निकाल सकते हैं अगर आपको 3 तरीके से बांटना है या 2 तरीके से बांटना है। जैसे 5 को आपको निकालना है तो 5 का बहुत सारे सॉल्यूशंस निकल सकते हैं ना। 5 + 0 इज स्टिल 5, 5 ये 3 + 2 स्टिल 5, 4 + 1 स्टिल 5। इसे को कहते हैं इन्फिनिट सोल्यूशन प्रॉब्लम। यानी कि जब आप इसको प्रोजेक्ट करेंगे दोनों साइड से, क्योंकि डेटा था नहीं, कंप्रेस आप कर दिया था एक्सरे ने, तो आपका सुडोकू वाला प्रॉब्लम आता है। यानी कि जो आपका स्लाइस है, सुडोकू में कितना भी कीजिए तो हर नंबर इधर से उधर तक 45 या ऐसा ही कुछ होता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। कुछ भी कीजिए नहीं होगा। अगर ये सुडोकू वैलिड है तो हमेशा नंबर 45 का। तो बोलेंगे तो हम तो आराम से प्रोजेक्ट कर सकते हैं। नहीं ना, दिक्कत यही है कि यहाँ पे कई सारे चीज फिट करने लग जाएंगे। तो यहीं पे आता है इन्फिनिट प्रॉब्लम्स आ जाता है। तो एआई जबरदस्ती का पेंटिंग कर सकता है, बट वो आप पेंटिंग कर रहे हैं, हकीकत में देख नहीं रहे हैं। और इंसान के अंदर देखने की बात हो रही है, ऑर्गेनिक चीज को देखने के बारे में बात हो रही है, सॉफ्ट टिश्यू देखने की बात हो रही है, ये सब रिस्क नहीं लिया जा सकता है। तो ये इन ऑड इन्फिनिटम प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर सकते कि अच्छा यहाँ पे ये फिट कर रहे हैं तो ये इधर नहीं फिट हो रहा है, वो उधर नहीं फिट हो रहा है। सर है ही नहीं डेटा, तो आप जबरदस्ती का निकाल रहे हो। मैथमेटिक्स अलाउ नहीं करता है। तो डॉक्टर लोग जनरली यही एक्स एंड वाई का लेते हैं और वो उसको अपने दिमाग में विजुअलाइज करते हैं कि कैसा होगा, लेकिन डेटा वहाँ नहीं है।
अब वो मैथमेटिकली नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि बोले एक्स और वाई लीजिए, इन्फिनिट प्रॉब्लम आ जाएगा आपका। वॉक्सल में जितना भी डेटा बन रहा है, कई सौ पीस हम डाल सकते हैं, सेम आउटपुट नहीं, बोले ना कि हम आपका डेटा क्या है, यहाँ पे 5 होना चाहिए, दूसरा इधर क्या है, इधर पे मान लीजिए 5 + 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है, तो 5 + 2 कितना तरीके से निकाल सकते हैं, हौच पौच जाएगा एकदम। सुडोकू ऐसा समझिए, आप ऊपर से देख रहे हैं और एक स्लाइस है, स्लाइस में 0 to 9 के बीच में कुछ हो सकता है, 0 to 9 के बीच में कुछ हो सकता है, कितना चीज अटेगा यहाँ पे, ऑड इन्फिनाइटम, मतलब कि थक जाइएगा नंबर कैलकुलेट करते करते। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है 2D से 3D में कूदना, आपको बहुत स्लाइस चाहिए, ये 2 स्लाइस मतलब साइड और फ्रंट से काम नहीं चलेगा। ये मतलब हम लोग विजुअलाइज करते हैं इसलिए हमारे लिए काम करता है, लेकिन ये एक्चुअल डेटा नहीं है, और सॉफ्ट टिश्यू के लिए तो इसे कोई नहीं इस्तेमाल करेगा। तो अब बात करते हैं टोमोग्राफी के बारे में। तो यहाँ पे किसी को आइडिया आया, जैसे कि इसको हम सबसे अच्छा तरीके से आपको समझा सकते हैं, जैसे आप लोग जनरेटर देखते हैं, तो जनरेटर में एक रोटर घूम रहा है, ठीक है, और उससे आपको निकल रहा है बिजली, बिजली में आ रहा है वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज आपका एक वेरिएबल है और उसकी एम्पलीट्यूड दूसरा वेरिएबल है, ठीक है, वोल्टेज अप डाउन जा रहा है, वो एक हो गया। फिर दूसरा कोऑर्डिनेट आपका टाइम है। अगर मैं वो आपको ऑसिलोस्कोप का ग्राफ देता हूं, आप आराम से पीछे कैलकुलेट कर सकते हैं कि भैया ये 3 फेज जनरेटर है, 2 फेज जनरेटर है। आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आरपीएम जान गए कि कितना उसका ये था, क्या बोलते हैं, पोल कितने हैं, 4 पोल है, 6 पोल है, आप सब कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको आउटपुट दिखा रहा हूं। तो आप समझिए कि एक फिजिकल स्पिनिंग चीज है और आपको आउटपुट डेटा एक लीनियर टाइम में मिल रहा है, कन्वर्शन हो जा रहा है यहाँ पे। तो एग्जैक्टली यही चीज किसी को समझ में आया कि हम लोग किसी चीज के अंदर भी कर सकते हैं, मैथमेटिकली कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं स्लाइसिंग। आप लीजिए और उसके आप अंदर का चीज दिखाने लग जाइएगा। तो ये आपका टेक्निकली आप किसी भी चीज में कर सकते हो, किसी चीज के अंदर जा रहा है, रेडियो वेव से मान लीजिए रेडियो रेंजिंग कर रहे हैं, टेक्निकली वही कर सकते हैं। अगर आप अल्ट्रासाउंड से कर रहे हैं वही कर सकते हैं। तो हिसाब वही रहता है कि आपका वैसा फ्लैटेंड डेटा से आप रिवर्स प्रोजेक्शन कर सकते हैं। तो हम लोग 360 डिग्री तक स्कैन लेते हैं। तो जब भी आप स्कैन की बात कर रहे हैं तो पूरा स्कैन लिया जा रहा है। ये आपका डिटेक्टर है, ये घुमा रहा है, ठीक है, मशीन घूम रही है, एक्सरे सोर्स है, उसको कैप्चर कर रहे हैं। तो आपके पास ये डेटा आ रहा है जिसे हम लोग साइनोग्राम कहते हैं। जैसे वो साइनोसॉडियल वेव होता है, यहाँ पे साइनोग्राम बनता है। तो साइनोग्राम जो आपका बन रहा है, इसमें ये एक्चुअली सिर्फ एक स्लाइस है, एक स्लाइस। और ये इसमें जो ये ऐसे जा रहा है, ये बेसिकली एंगल पे है, यहाँ से वहां पे आपका टाइम पे जा रहा है, यहाँ पे आप समझिए डिग्रीज पे, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 360 डिग्री, ऐसे करके वो जाएगा। तो ये आपका डिग्री में चल रहा है। और ये जो आप वैल्यूज देख रहे हैं, ये वैल्यू है कि कितना एक्सरे ट्रांसमिट हुआ, मतलब एक्सरे ब्राइट है, कम है, तो वो पूरा आपका ये जो पैटर्न देख रहे हैं, यही आपका सीटी स्कैन से मशीन से क्या निकल रहा है, मशीन से ये डेटा निकल रहा है, साइनोग्राम जिसे हम लोग कहते हैं। तो बोलेंगे भैया ये निकल तो रहा है, लेकिन ये क्या है, ये तो बस ऐसे व्हाइट पेंट ब्रश हुलुलुलु किया हुआ है, ये क्या है। तो ये क्या से एक्चुअली अंदर आपके क्या है, यहां निकालने के लिए हमें करना होता है जिसे कहते हैं फिल्टर्ड बैक प्रोजेक्शन। यानी कि ये डेटा आपके पास आके जैसे एग्जैक्टली आपको साइनसॉइडल देंगे, आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं जनरेटर कैसे चल रहा है, इससे उल्टा भी आया जा सकता है। एग्जैक्टली आपको वही करना, आपको बस रोटेशन का एंगल पता होना चाहिए कि ये डेटा कहाँ है, रोटेशन कैसे हो रहा है। आप आराम से उसको उल्टा घुमाते जाइए और उसको बैक प्रोजेक्ट करते जाइए। और कुछ ही मतलब 360 डिग्री में भी कर सकते हैं, बहुत कम में भी कर सकते हैं, मतलब 25-26 में आपको थोड़ा डिटेल दिखने लगेगा। 60-70 स्लाइस है, मतलब कि 360 का 60-70 स्लाइस है, बहुत अच्छा है। 360 स्लाइस है, बल्ले बल्ले। मॉडर्न टाइम में तो 1000-1500 स्लाइस ऐसा करके करते रहते हैं, तब पूरा डिटेल आपको देखिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो लाइन इंटरसेक्शन पे इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन पे इंटरसेक्शन कर रहा है, और आपको पूरा स्कल, पूरा 3D बॉडी बाहर आ जाता है। तो ये आपको एक स्लाइस देता है जो 2D है। अब ऐसे कई सारे स्लाइस लीजिए, तब आपके पास फुल 3 डायमेंशनल डेटा आ रहा है, यानी कि इंसान के अंदर क्या हो रहा है ये पूरा बाहर निकल आ जाता है। और इसे कहते हैं फिल्टर बैक प्रोजेक्शन। ये जो सिस्टम है, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है मैथमेटिकली, मतलब इसको हम लोग बहुत पहले करने लगे थे। उस टाइम में बाय द वे फ्लॉपी डिस्क में फाइल निकाला जाता था और बहुत धुंधलाई में जाता था, मतलब अर्ली स्टेज था, गाड़ी खुला था मैथमेटिकली कि अच्छा ऐसा हो सकता है कि हम लोग एक स्लाइस से, मतलब ये निकाल रहे हैं बेसिकली, आपको मशीन का मैं पूरा डेटा दे दूं ये दिखेगा, मतलब इससे हम लोग कैसे ये निकाल पा रहे हैं। ये सब सिर्फ कंप्यूटर में हो सकता है, इसीलिए कंप्यूटर उसके नाम पे लगाया गया है। मैथमेटिकली इसे हम लोग कहते हैं टोमोग्राफी लेकिन टोमोग्राफी बिना कंप्यूटर के नहीं पॉसिबल था, इसीलिए सीटी हमेशा बोला जाता है, कंप्यूटर टोमोग्राफी। तो वैसे, और ओवरलैपिंग आप जनरली चाहोगे, जैसे कि यहाँ पे तो हम दिखा रहे हैं एक स्कैनर है, एक सोर्स है, सोर्स एक ही रखा जाता है, जनरली स्कैनर बढ़ा दिए जाते हैं। पहले के टाइम में था एक स्कैनर का एक ऐसा आर्क, सेमी आर्क जैसा रहता था। अब ऐसा हो गया कि उस आर्क को थोड़ा चौड़ा कर दिया, उसमें कई सारे सेंसर्स हैं, तो फायदा रहता है कि ओवरलैप होता है। तो ओवरलैप का ये फायदा होता है कि जब आप पर्सन को आगे उसके जो बिस्तर में ऐसे आगे पीछे होता रहता है, और इतना अच्छा डिटेल हाई डेंसिटी में, और ज़्यादा एक्सरे आपको नहीं देना चाहता है कोई भी, क्योंकि एक्सरे बहुत डेंजरस है, तो एकदम कम एक्सपोजर में करना है। तो कम एक्सपोजर कैसे ज़्यादा काम करें, ओवरलैप कर दो ताकि एक ही शॉट में सारा डेटा निकल जाए, आपको फटाक से काम हो सके।
लेकिन हाँ, बाय द वे पहले क्यों नहीं करते थे, उतना कंप्यूटर पावर नहीं था। बहुत कंप्यूटर लगता है इसको संभालने के लिए, मतलब इसको रियल टाइम में डेटा निकाल के कर्र करके क्रंच करके आपको एक्चुअल डेटा देना बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसीलिए सीटी के नाम में सी कंप्यूटर इसीलिए डाला गया है। वो बिना कंप्यूटर के आप नहीं कर सकते। ये अगर मान लीजिए किसी तरह कोई मैजिकल तरीका से आप इसको ये भी कर लेते हैं, फिल्म में प्रोजेक्ट कर लेते हैं, उसको देख भी लेते हैं, डॉक्टर को ये दिखाइएगा, बोले क्या देख रहा हूँ मैं ये तो ये समझना बहुत जरूरी है। यहाँ से यहाँ आने का रास्ता सिर्फ एक ही है, आपको कंप्यूटर से ही जाना पड़ेगा, तभी वो बैक प्रोजेक्शन किया जा सकता है। तो यही होता है टोमोग्राफी। ऐसा टेक्नोलॉजी बहुत सारे और चीज़ में भी यूज़ होता है, चाहे वो अल्ट्रासाउंड हो, चाहे वो आपका रेडार एनालिसिस टाइप चीज़ में हो, बहुत सारे में यूज़ होता है। बस वही समझिए दिमाग में कि अगर मैं आपको साइनसॉइडल दिखाता हूँ, आप कैसे जान जाते हो कि जनरेटर कितने फेज़ का है? वो वही वाली लॉजिक उल्टा चला रहे हैं कि एक्सरे का सोर्स है, एक्सरे का मतलब रिसीवर है, और वो एक स्लाइस पे पूरा घूम रहा है, और वो घूमने को आपको ये डेटा निकाल रहा है। ये डेटा को आप बैक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठडा! और ऐसा कई सारे स्लाइसेस करते हैं, तो पूरा फुल फ्लेज्ड, जैसे आपका 3D प्रिंटर में स्लाइसर सॉफ्टवेयर बनता है, ऐसा खूब सारा स्लाइस लेके वही बन रहा है, और उसको फिर डॉक्टर आराम से 3D में देखते हैं, जूम करते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं, मतलब इसका ब्लैक एंड व्हाइट जो वैल्यू है उसको ऑफसेट करके आप ऐसा कर सकते हैं, सिर्फ हड्डी देखो। जैसे मान लो आपको पता है कि बंदे का हड्डी का कोई इशू है, आप हड्डी पे जूम कर सकते हो, बाकी सब कचरा हटा दो, पूरा कंकाल उसका दिखेगा, आप देखो कि हड्डी में क्या हो रहा है। या उल्टा भी कर सकते हैं कि हड्डी छोड़ दो भैया, हड्डी देखना नहीं है, हड्डी नॉर्मल है, ब्लड का कोई इशू आ रहा है, ठीक है, ब्लड पे फोकस करो, ब्लड वाल्स वाल्स बोल रहा हूँ, वेसल्स पे, वाल्व वगैरह हार्ट का इशू है तो यही होता है टोमोग्राफी। इसीलिए सीटी हमेशा बोला जाता है, बिना कंप्यूटर के होना नहीं है, और टोमोग्राफी मैथमेटिकली हुई है, और ये बहुत आदम जमाने में किसी ने इसका मैथ सॉल्व कर दिया था। आप लोग बोलते हैं नहीं मैथ की पढ़ाई क्यों होती है, मैथ से करते क्या है? इस सब का मैथमेटिक्स कभी देखिएगा, इतना सिग्मा थीटा इतना डेल्टा लगा हुआ है कि बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, मतलब कि आराम से आप लिए, हाँ डेटा निकालिए, हाँ भैया उसको उल्टा भी कर दिए, इट्स लाइक जी मैथमेटिशियंस क्या करते हैं, यही सब करते हैं, वो लोग यही सब फॉर्मूला निकालते हैं 1930 में, फिर हम लोग उसकी इंजीनियरिंग करके मॉडर्न बनाते हैं। तो अब बात करते हैं एक्सरे के बारे में, ये जो घूमता रहता है। तो यहाँ पे समझिए कि आप कोशिश करते हैं कि एक्सरे एकदम पॉइंट सोर्स हो, एकदम पॉइंट, मतलब इतना छोटा सा पॉइंट से एकदम बढ़िया सा प्रोजेक्शन करे, उसमें इतना ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं होना चाहिए, मतलब एक बड़ा सा एलईडी है वैसा नहीं चाहिए, आप एकदम पॉइंट, लेजर जैसा एक पॉइंट हो जिससे स्कैटर कर रहा, वो सबसे बढ़िया माना जाएगा। अब रहा बात एक्सरे बहुत हार्मफुल है, इसीलिए उसको एकदम एक्सपोजर कम रखना है। अब रहा बात कि कितना रेडिएशन आपको लगता है इसमें जाने में, जितना नॉर्मल एक्सरे में होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और रहा बात जनरली आपको इसमें तभी डाला जाएगा जब आपका जान थोड़ा सा सीरियस है, मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर आपका ब्लड क्लॉट फेल हो गया, ये नहीं तुरंत ठीक किया गया, तो आप ऊपर चल जाएंगे। उसके कंपेयर में इसका रेडिएशन डोज, सर जाओ शांति से चुपचाप से जाओ इसमें, तो वही वाली बात होती है। तो लेकिन फिर भी सारी इंजीनियरिंग कंपनी जितने लोग इस पे काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं डिटेक्टर को और सेंसिटिव बनाने का, कोशिश कर रहे हैं स्पीड और बढ़ाने का, कोशिश मतलब पूरा मेहनत किया जा रहा है कि कम से कम डोज में फटाफट कर सकें। इसीलिए सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज के केस में इसको बहुत एकदम लास्ट ऑप्शन है। मतलब कई बार टेक्नीशियन मना कर देंगे, अगर प्रेग्नेंट वुमेन को भेज दिया जाता है तो उसके लिए उनको प्रूफ लेना होगा भैया क्या है, मतलब कि एकदम यही ज़रूरी है, यही औजार काम करेगा तो कीजिए, नहीं अगर है तो आप इसमें एमआरआई में डाल सकते हैं। एमआरआई में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें है तो ये करते हैं। तो रहा बात की एक्सरे, तो आ गया, एक्सरे प्रोड्यूस करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप हाई वेरी लुडिक्रियसली हाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाइए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट करने लग जाएगा, जहाँ पे वो भिड़ेगा डीसी में होना चाहिए, तो जहाँ पे वो भिड़ेगा वहाँ से वो इमिट करेगा। मेजॉरिटी टाइम वो सिर्फ गर्मी में बदलेगा, लेकिन काफ़ी टाइम में वो ब्रेकिंग रेडिएशन के तौर पे एक्सरे निकालने लग जाएगा। वो एक्सरे जो है वो उतना अच्छे से कॉलमेटेड नहीं होता, तो उसको फिल्टर करते हैं, बॉक्स में डालते हैं, भैया वो छेद करते हैं पिन होल, वहीं से तुम निकलो, बाकी चीज़ नहीं। तो बॉक्स रोकता कैसे, लेड या उससे भी भारी कोई चीज़, ऑज़नियम या कुछ कुछ सिरामिक, जो भी आप ऐसा कर देते हो कि सिर्फ वहीं से निकलो। फिर उसके बाद इसमें जाता है आपका फिल्टर सब में, जो मेरा नाम पर्सनल फेवरेट है, बो टाइप फिल्टर। क्योंकि आप देख रहे हैं कर्व, आप ये सर्कुलर है ना, तो सर्कुलर में फ्लैट प्रोजेक्शन नहीं आएगा, तो वो बो टाइप जो है एनर्जी कम कर देता है, यानी कि जो एक्सरेज आपके सेंटर से निकल उसको ज़्यादा अटेन्यूएट कर देता है, और जो बाहर वाले हैं उसको छोड़ देता है। तो फायदा ये रहता है कि प्रोजेक्शन ब्राइटनेस सेम आता है, क्योंकि जितना भी मैथमेटिक्स वो अस्यूम कर रहा है कि आप जो हार्डवेयर डाल रहे हो वो ये है, क्या बोलते हैं, परफेक्ट है, लेकिन वैसा तो होता नहीं है रियल लाइफ में। तो कोशिश करते हैं ये सब फिल्टर से परफेक्ट बनाने का, और फिर जो प्रोजेक्शन मैप है उसमें कॉम्पनसेशन कैलिब्रेशन डेटा डाला जाता है ताकि और प्रिसाइज हो सके। तो वो आपका बोटाई फिल्टर हो गया, कॉलोमेटर हो गया, ये सारा एक तो एकदम पतला सा डिफाइंड बीम बनाता है। ये सब बीम कुछ कुछ केसेस में आपका 6 सेंटीमीटर, कुछ कुछ डिजाइन में 12 का रहता है। जनरली बड़ा बनाने की कोशिश की जाती है ताकि एक ही शॉट में फटाक से काम हो जाए, मतलब इसके अंदर आपको जितना कम रखना है वही सबसे बढ़िया। 1 मिनट 2 मिनट जाओ, एमआरआई इस मामले में बहुत खराब है। एमआरआई भैया रख देते हैं, हाँ जी सो जाओ, ढट 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 सिर में आवाज कर रहा है, आवाज कैसे सो जाए, हमको पता नहीं कैसे बहुत लोग एकदम कंफर्टेबली रह लेते हैं, हम जान निकलने पे आ जाता है।
बट कराए हैं, स्पाइन के लिए काफ़ी बार करा चुके हैं, बट बहुत बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। हिलो मत इसलिए, और पता नहीं आवाज़ इतना गंदा करता है, पैनासोनिक बोल रहे हैं, फिलिप्स वाले वाले तो अभी रिसेंटली गए थे। तो अब ये तो हो गया आपका एक्सरे वाला सिस्टम में। अब आता है सिंटिलेटर में डालते हैं, यानी कि लाइट कहाँ पड़ेगा। तो ऑब्वियसली फिल्म तो आप नहीं डाल रहे हो ना वहाँ, तो वहाँ पे आपको डालना होता है ये कन्वर्टर, कन्वर्टर जो एक्सरे को डिजिटल में बदले। तो जनरली हम लोग कोशिश करते हैं सिंटिलेटर कन्वर्टर्स का इस्तेमाल करने का। ये ऐसे ब्लॉक्स रहते हैं, इसके नीचे वो ब्लॉक्स रहते हैं, वो ब्लॉक्स पे जैसे ही एक्सरे पड़ता है वो चमक जाते हैं। जैसे आपका अल्ट्रावायलेट ट्यूबलाइट्स के अंदर जो फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट होता था, CFL होता था, उसके अंदर से जो इमिशन हो रहा था वो एक्चुअली अल्ट्रावायलेट होता था। जो फॉस्फर था उस पे भिड़ता था अल्ट्रावायलेट और वो ग्लो करता था, वो ग्लो हमें दिखता था। तो यहाँ पे भी वही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप फोटॉन्स को भिड़ा रहे हो जो कि बहुत हाई एनर्जी है, वो आपका भिड़ रहा है इसमें सेंटीलीटर में। सेंटीलीटर ऐसा कंपाउंड है कि जो उसे ग्लो करता है, वो ग्लो को आप फिर ये इसमें एक्सरे को आपने लाइट में कन्वर्ट कर दिया, फिर लाइट के नीचे नॉर्मल सेंसर लगा के आप डिजिटल डेटा निकाल पाते हैं जैसे नॉर्मल कैमरा करता है। अब इसके बाद आता है डायरेक्ट कन्वर्शन। यहाँ पे कैडमियम के बहुत सारे सेंसर में डेवलपमेंट किया जा रहा है जो एक्सरे को सीधे कन्वर्ट कर दें, सेंटीलीटर का लेयर ही हटा दिया जाए। वो भी, उस पर भी काम चल रहा है, वो भी अपना बल्ले बल्ले हो रहा है। अब फिर रहा बात कि एक्सरे के बारे में बात करें तो एक्सरे जो है भले हमारे शरीर के आर पार जाता है, लेकिन गारंटीड नहीं कि एकदम बिना अनअफेक्टेड जाए। मतलब कि ये, मतलब यहाँ से जाना है तो यहीं से जाएगा, यहाँ से जाना है तो यहीं जाएगा। आराम से लाइट हो सकती है यहाँ है और यहाँ से मुड़ जाए, बोले मुड़ कैसे जाएगा। बात है कि इसीलिए स्कैटरिंग भी होती है कि आपका इलेक्ट्रॉन से वो भिड़ेगा तो एनर्जी थोड़ा डंप करेगा। वो एनर्जी डंप करने के दरमियान उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, यानी कि जो लाइट यहाँ से आना चाहिए इधर निकलना है, वो जो टोक्यो ड्रिफ्ट मार जाता है तो दिक्कत करता है, वो ब्लरिंग करने लगेगा, आपका सारे इमेज में ओवरलैप स्पिल आने लगेगा। तो स्पिल चिल करने के लिए हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं, जिसको एंटी स्कैटर ग्रिड कहते हैं, कि स्पिल ना करो भैया। जो फोटॉन्स को जहां जा रहा, मतलब सोर्स और फोटोन, मतलब सेंसर जो है उसके बीच में ढिंकी चिका नहीं होना चाहिए। शांति से जाओ, बॉडी से जाओ, बॉडी का डेटा लो, हमको दे दो और कुछ करो मत। नहीं सर हम इधर से भी फोटोन ले, ना जी नहीं, तुमको आना ही नहीं, आना ही नहीं है, टेंशन ही नहीं लेना है। तो वो सब हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वही समझिए, स्कैटर्ड फोटोन्स को एकदम नहीं आने देना है। और जो इसके पिक्सल्स होते हैं, टेक्निकल पिक्सल्स, वो बहुत बड़े होते हैं बाय द वे। ये समझना बहुत, ये मेगा पिक्सल नहीं है, बहुत छोटा होता है। छोटा मतलब ये, सॉरी, बड़ा होता है। आप मतलब आंख से देख सकते हो, ये 1 पिक्सल है, ये 2 पिक्सल है, ये 4 पिक्सल। इसीलिए एक्चुअली ये और तेज घुमाना पड़ता है ताकि वो पूरा, बेसिकली ये मोशन का इस्तेमाल करके कॉम्पनसेट कर रहा है लो रेजोल्यूशन का। अभी का क्लेम आ रहा है कि मिलीमीटर या सब मिलीमीटर पहुंच रहा है, और आपका जो कैमरा सेंसर वो नैनोमीटर्स में चलता है। ऑलमोस्ट वो उतना छोटा बना दिया गया कि और छोटा नहीं कर सकते, कि वो फोटॉन्स के वेवलेंथ के बराबर पहुंच रहा है। तो वही समझिए, एक्सरे जो है ऐसे करके आपका सोर्स चलता है। अब बात करते हैं उसको पावर या उससे डेटा निकालते कैसे, बोले बहुत डेटा निकालना है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्लिप रिंग का इस्तेमाल होता है, बड़े बड़े स्लिप रिंग इस्तेमाल होते हैं। और इसमें ये समझना बहुत ज़रूरी है, एक्सरे बहुत हाई वोल्टेज खाता है, लेकिन हाई वोल्टेज आप स्लिप रिंग से नहीं दे सकते हैं। अगर आपको कोई बोल रहा है कि हाँ भैया इसमें हम 30,000 वोल्ट डालते हैं, वो फूक रहा है। 30,000 वोल्ट इसमें डालेंगे सीधे शॉर्ट सर्किट करेगा और कुछ नहीं होगा। तो किया जाता है, जनरली कम वोल्टेज दी जाती है, आपका 1000 वोल्ट हो, 300 एम्प्स हो, इसके आसपास। मतलब स्लिप रिंग वाली बहुत सारी कंपनी है, आप आराम से देख सकते हैं उनका क्या स्पेक शीट है। तो फिर भैया एक्सरे कैसे बन रहा है, वो इसमें लेके कन्वर्टर होता है। वो बिजली लिया, जैसे आपके नॉर्मल एक्सरे क्या करता है, बिजली लेता है नॉर्मल लाइन से ना, फिर उसको हाई वोल्टेज बनाता है, फिर उससे एक्सरे प्रोड्यूस करता है। सेम वही, ये आपका स्टैटिक है, इस पे जो घूम रहा है ब्रश, उससे डेटा लिया जा रहा है। वो डेटा जा रहा है आपका, डेटा बोल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जो जा रहा है वो कन्वर्टर में जा रहा है, हाई वोल्टेज कन्वर्टर उसे कन्वर्ट कर रहा है, फिर जाके एक्सरे ट्यूब को फीड कर रहा है। ये करते हैं। और हाँ, ये समझना बहुत जगह मैंने देख लिया कि लोग कहते हैं कि इसी से डेटा भी निकलता है। ऐसा बहुत पहले होता था, बहुत ज़्यादा पहले, मतलब ये बहुत पहले की बात होगी। मैंने कोई भी नया डिज़ाइन नहीं देखा जिसमें डेटा ऐसे ट्रांसफ़र करें कि भैया हम ब्रश लगाए हुए हैं उससे डेटा निकाल रहे हैं। वो आइडिया ही अच्छा नहीं है। तो डेटा अभी के टाइम में, यानी अगर कोई रिसेंट है, आदम ज़माने का 1975 का या 55 का कोई ला के डाल दिया तो बात अलग है। रिसेंट टाइम में मतलब 2000-2010 तक का भी अगर होगा तो उसमें ये आपका नॉन कॉन्टैक्ट डेटा ट्रांसफर होगा, यानी कि ये कैपेसिटिव होगा। यानी कि इस ये जो पाथ है इसमें एक रिसीवर कॉइल है, कहीं पे एक फिक्स जगह पे भी हो सकता है, और आपका जो स्पिनर है, जो रोटर है, रोटर में आउटसाइड में कैपेसिटर है। अब वो कैपेसिटर पे सिग्नल भेज रहे हैं। आपको पता होगा, पढ़े होंगे कैपेसिटर के बारे में, कि कैपेसिटर से डीसी नहीं जाता है। मतलब कि मैंने डीसी दे दिया 0 वोल्ट, ये इधर 5 वोल्ट दिया, इधर 0 दिया, नहीं जाएगा। एसी देंगे, कैपेसिटर से कूद जाता है। तो यहाँ पे ओपन एयर कैपेसिटर का काम किया जा रहा है कि एक चीज है जो कैपेसिटर है, दूसरा प्लेट जो है
आपका स्टेटर में रखा हुआ है, डेटा सिग्नल आराम से ट्रांसमिट हो जाता है। 5 जीबीपीएस तक का जो मतलब पुराना ये पैम्फलेट सब हमको मिला उसमें 5 जीबीपीएस तक था। फिर उसके भी एक बड़ा भाई है जिसमें आपका ऑप्टिकल फाइबर है। ऑप्टिकल फाइबर की इंजीनियरिंग थोड़ी फचांग वाली है क्योंकि मशीन में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि घूमते हुए चीज़ से और भी हॉलो शाफ्ट में आप कैसे फाइबर कपल करेंगे। तो कई सारे यूनिट रहते हैं, मतलब कि फाइबर जनरेट हुआ, कई सारे ट्रांसमीटर हैं, कई सारे रिसीवर इस पे हैं बॉडी में, तो धीरे धीरे ओवरलैप कर करके डेटा ट्रांसफर हो जाता है। वो भी काफ़ी स्पीड चलता है, मतलब 5 टू 20 जीबीपीएस तक चला जाता है क्योंकि वो बहुत डेटा आप निकाल रहे हो। और इनकोडर डालना होगा, भले रोटेशन का साइनोग्राफ को आप मैथमेटिकली ट्राई कर सकते हो सॉल्व करने, लेकिन लाइफ बहुत आसान हो जाएगा अगर आपको एग्जैक्टली पता कि ये डेटा स्लाइस किस डिग्री का है, 0 है, 5 डिग्री है, 6 डिग्री है, 7 डिग्री है। क्योंकि अगर वो डिग्रीज नहीं पता है और आपको दे दिया गया डेटा, ब्रूट फोर्स करके ट्राई कर सकते हैं, बस जिंदगी बीत जाएगी उसको कैलकुलेट करते करते शांति से। इसीलिए इनकोडर भी दिया जाता है। तो इसमें हमेशा आपको 3 चीज एक साथ पैकेज में मिलेगा। इनकोडर, ये कहाँ पे था एक्सरे सोर्स। दूसरा बिजली, बम बम बिजली दी जा रही है, क्योंकि बात करें 1000 वोल्ट की बात हो रही है, 300 एम्प्स तक की बात हो रही है, तो बम बम वोल्टेज है, बम बम दिया जा रहा है। फिर उसके बाद आपका डेटा निकाला जा रहा है। ये 3 चीज आपका स्लिप रिंग से होता है, तभी वो उतना स्पीड घूम पाता है और सारा काम कर पाता है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन सीटी स्कैनर के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट करें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।